लोकसभा चुनाव के लिए 18 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में 13 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 26 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन यानी 27 मार्च को होगी। 29 मार्च नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी, जबकि वोटों की गिनती 23 मई को होगी। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 97 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में तमिलनाडु की 39, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार, असम और ओडिशा की 5-5 सीटों पर, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटें, वहीं जम्मू कश्मीर की 2, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा और पुदुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा। ओडिशा विधानसभा के दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इससे पहले लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन ज्यादातर जगहों पर नामांकन फॉर्म लेने के लिए प्रत्याशी पहुंचे। उत्तर प्रदेश में पहले दिन हालांकि कोई नामांकन नहीं भरा गया। वहीं तेलंगाना में हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पहले दिन ही अपना नामांकन भरा। लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 मार्च होगी। नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन यानी 26 मार्च को होगी। 28 मार्च नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी। पहले चरण में 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान होगा। जिन राज्यों पर वोटिंग होगी उनमें आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 7, असम की 5, बिहार और ओडिशा की 4-4, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और मेघालय की 2-2 सीटें, वहीं मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की 1-1 सीटें शामिल हैं। 7 चरणों में देश भर की लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नतीजों का ऐलान 23 मई को होगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश विधानसभा की सभी 175, अरुणाचल प्रदेश की सभी 60, सिक्किम की सभी 32 और ओडिशा की 147 में से 28 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होना है। इनके लिए भी अधिसूचना जारी हो गई है और चुनाव कार्यक्रम भी पहले चरण की लोकसभा सीटों के अनुरूप ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियों के मद्देनजर चुनाव आयोग आज सोशल मीडिया ग्रुप की एक अहम बैठक चुनाव आयोग ने बुलाई है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, टिकटॉक समेत दूसरे सोशल मीडिया साइट्स के अधिकारियों के बीच अहम बैठक होने वाली है। इसमें निष्पक्ष चुनाव कराने और इस दौरान सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए रणनीति बनेगी और सोशल मीडिया साइट्स के अधिकारियों से चुनाव आयोग के काफी सवाल जवाब होंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल समेत दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अधिकारियों ने चुनाव आयोग से वादा किया था कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने में हर संभव मदद करेंगे और इसके लिए नोडल अफसर और उनकी अलग टीम होगी। AIADMK ने तमिलनाडु में पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में गरीबी खत्म करने पर खासा जोर दिया गया है। पार्टी के घोषणा पत्र जारी करते हुए उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने कहा कि पार्टी अब राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन निरोधात्मक कार्यक्रम लागू करेगी। AIADMK के घोषणा पत्र में जरूरतमंद परिवारों को प्रतिमाह 1500 रुपए देने का वादा किया गया है। वहीं तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी DMK ने पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एक तरफ जहां DMK ने इस चुनावी घोषणा पत्र में लोक लुभावन घोषणाओं के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश की है, वहीं राज्य को नीट से छूट दिलाने, निजी क्षेत्र में आरक्षण, प्रदेश के छात्रों का एजुकेशन लोन माफी समेत कई वादे किए हैं। पार्टी प्रमुख MK स्टालिन ने चेन्नई में चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि राजीव गांधी हत्याकांड के 7 कैदियों को मानवता के आधार पर रिहा किया जाएगा। वहीं बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम होने जा रही है। ये बैठक पहले सोमवार को होनी थी, लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री के निधन के बाद पार्टी ने इस बैठक को टाल दिया था। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद पार्टी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बैठक में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा।
वहीं कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की भी आज बैठक होनी है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आज चौकीदार कैंपेन जन आंदोलन बन चुका है। देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री चौकीदार बने हैं। ये जन आंदोलन बना है, जब इसको सोशल मीडिया पर शुरू किया था तो ये ग्लोबल ट्रेंड था एक दिन पूरा। थोड़ा मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं, आप चाहें तो नोट कर लें। इसको 20 लाख लोगों ने ट्वीट किया, 20 लाख पीपल ट्वीटेड इट। और इसका जो इंप्रेशंस होता है वो हुआ 1680 करोड़, 1680 करोड़ हैड इट्स इंप्रेशंस। आपको मालूम है, लोग देखते हैं और उससे अपने को ऐड करते हैं। 1 करोड़ लोगों ने सोशल मीडिया और नमो ऐप पर प्लेज दिया है कि मैं भी चौकीदार हूं। 1 करोड़ लोगों ने। और जो वीडियो था उसको ऑल प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ लोगों ने देखा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप की 56 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही आंध्र विधानसभा चुनाव के लिए 132 और ओडिशा विधानसभा सीटों के लिए 36 सीटों पर भी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किए हैं। पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक की ओर से जारी बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 3, आंध्र प्रदेश की 22, असम की 5, ओडिशा की 6, तेलंगाना की 8, पश्चिम बंगाल की 11 और लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में जहांगीरपुर से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी और रायगंज से दीपा दास मुंशी को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले कांग्रेस उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों के लिए 4 बार में कुल 81 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जिनमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ टीडीपी ने भी विधानसभा चुनाव के लिए 36 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने लोकसभा की 25 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गजपति राजू विजयनगरम, के श्रीनिवास विजयवाड़ा, गल्ला जयदेव गुंटूर और एन शिव प्रसाद चित्तूर से चुनाव लड़ेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने राज्य की 9 लोकसभा सीटों और 54 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। नवीन पटनायक 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे। वो हिंजली और बीजेपुर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। ओडिशा में इस बार 11 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होना है। ओडिशा की 21 लोकसभा और 147 विधानसभा सीटों पर पहले चरण 11, दूसरा 18, तीसरा 23 और आखिरी चरण यानी 29 अप्रैल को चुनाव होना है। महागठबंधन बनाने निकली कांग्रेस का हाथ हर तरफ खाली नजर आ रहा है। बात बनते बनते बिगड़ रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल तक यही सूरत हाल है। बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ 4 छोटे दलों का महागठबंधन जोर शोर से उभरा जरूर, लेकिन सीट बंटवारे का झटका खाते ही लड़खड़ाने लगा। पिछले 3-4 दिनों से आरजेडी और कांग्रेस के बयानों में तनातनी देखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे पर कांग्रेस की तरफ से आनाकानी के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल ने अल्टीमेटम दे दिया है। बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस की 11 सीटों की मांग को नकार दिया है और कहा है कि कांग्रेस या तो सीटों की मांग को 11 से 8 पर लाए या फिर बिहार में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहे। सूत्रों के मुताबिक अगर ऐसा नहीं होता तो आरजेडी महागठबंधन के बाकी सहयोगियों के साथ सीटों के बंटवारे की घोषणा कर देगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज से उत्तर पूर्वी राज्यों का दौरा करेंगे। राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में एक रैली को संबोधित करेंगे। रैली के बाद वो एक बैठक में भी शामिल होंगे। अरुणाचल प्रदेश के बाद राहुल गांधी इम्फाल पहुंचेंगे और पीसीसी की बैठक में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस की पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी का राज्य में चुनाव प्रचार जारी है। प्रियंका गांधी ने गंगा यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत भदोही में सीता समाहित स्थल में पूजा अर्चना करके की। वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी। साथ ही प्रियंका गांधी का एक रोड शो करने का भी कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगी। बीजेपी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की चुनावी बोट यात्रा को पिकनिक करार दिया है और उनके परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब मांगा है।
कि जिन्हें अपने ही घर में भ्रष्टाचार की महागाथा नजर न आती हो, जिन्हें अपने यहां न चोरी दिखती हो न चोर दिखता हो, वो ईमानदारी का ढोल पीटते हुए आगे बढ़ें, तो इसे मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर भारत के ग्रामीण अंचलों में एक कहावत है कि जब यह बात कांग्रेस पार्टी कहे, कांग्रेस पार्टी में भी वह परिवार कहे जिसके ऊपर अनेकानेक भ्रष्टाचार के आरोप अनेकानेक पीढ़ियों से लगते आ रहे हैं, तो वही कहावत चरितार्थ लगती है कि सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग एजेंडा 2019 के 8वें भाग में मोदी सरकार के आर्थिक सुधार के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने लिखा है कि 1991 के उदारीकरण के बाद देश में दूसरे बड़े आर्थिक सुधार की जरूरत थी, लेकिन पिछली सरकार की नीतियों के चलते आर्थिक नीतियों के सुधार को धक्का लगा। वित्त मंत्री ने 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद उठाए गए आर्थिक सुधारों को इस दिशा में अहम कदम बताया। 14 सुधारों की बात करते हुए वित्त मंत्री ने लिखा कि कर सुधार के तहत जीएसटी लागू किया गया, कर का दायरा बढ़ाया गया, काले धन पर लगाम लगाने के लिए नोटबंदी की गई, कई देशों से इससे जुड़े समझौते किए गए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को मंजूरी दी गई जिससे काले धन और भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसा है। आधार के जरिए वित्तीय समायोजन में मदद मिली, सरकार महंगाई में काबू पाने में कामयाब रही, सहकारी संघवाद, कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया गया, शहरों में भी बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया गया, मेक इन इंडिया में भारी निवेश, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत कार्यक्रम और स्वच्छ भारत जैसे कदम उठाए गए। इस देश में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था। 2008 से लेकर 2014 तक बैंकों ने 18 लाख करोड़ जो ऋण दिया हुआ था 2008 में, उसको 55 लाख करोड़ कर दिया। लोगों ने बैंकों को लूट लिया कांग्रेस की हुकूमत के दौरान, और बैंक आगे ऋण देने की स्थिति में नहीं थे, एनपीएस हो गए। हमने क्या किया? जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड लाए, जो इस प्रकार के प्रशासक थे कंपनियों के, उनको कंपनियों से बाहर निकाला, उनकी कंपनियों की नीलामी की, नए लोग आ रहे हैं, ऋण उतार रहे हैं ताकि बैंक गरीब की सेवा कर पाए।